नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके जोन में। आज हम हरियाणा जीके की एक और नई वीडियो टॉप 25 क्वेश्चन के साथ लेकर हाजिर हैं। 25 क्वेश्चन रहेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन होंगे। आपका स्कोर कितना रहेगा आप साथ के साथ इसके आंसर आप कैलकुलेट करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आने वाला सीईटी 2025 का जो एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। आपकी तैयारी कितनी है आप उससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था जिनकी दिल्ली के अमीरों में काफी मांग थी। अमीरों के घरानों में काफी मांग थी। गाना यहाँ थोड़ा रॉन्ग है। हमसे पूछा गया है कि इब्न बतूता के अनुसार हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर था जो लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था। आपके ऑप्शन रहेंगे हिसार, सिरसा, फरीदाबाद या नारनौल। तो राइट आंसर है सिरसा। पुराने समय में सिरसा शहर जो था वहां पर एक खास किस्म के चावल पैदा किए जाते थे जिनका कलर होता था लाल। लाल रंग के चावलों का उत्पादन सिरसा में किया जाता था और इस चावल की जो मांग थी वो दिल्ली के जो अमीर घराने थे वहां पर इसकी काफी मांग होती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का जागीरदार था। ऑप्शन है हिसार, कैथल, मेवात, पानीपत। देखिए, बाबर ने 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। हमसे पूछा गया है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का जागीरदार था। ऑप्शन है हिसार, कैथल, मेवात या पानीपत। तो राइट आंसर रहेगा हिसार। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो हुमायूं था वो हिसार का जागीरदार हुआ करता था 1530 में। उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संत ने जन्म कथा नामक ग्रंथ की रचना की जो संत गरीबदास के जीवन पर आधारित है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है जन्म कथा। जन्म कथा हमसे पूछा, और ये जो जन्म कथा जो ग्रंथ है ये किसके जीवन पर आधारित है। यह है संत गरीबदास के जीवन पर आधारित। हमसे पूछा गया है कि इस जन्म कथा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। ऑप्शन है संत गरीबदास, संत जैतराम, संत दयाल दास या संत नित्यानंद। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा संत जैतराम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, जो संत जैतराम जी थे ये गरीबदास के पुत्र थे और ये भी निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया और इन्होंने जन्म कथा नामक ग्रंथ की रचना की जो संत गरीबदास के जीवन पर आधारित है। गरीबदास के एक शिष्य और थे जिनका नाम था दयाल दास। उन्होंने भी अद्वैत दर्शन पर एक ग्रंथ विचार परीक्षा लिखा। अगर हम जैतराम की बात करें तो जैतराम संत गरीबदास के पुत्र थे जिन्होंने जन्म कथा नामक एक ग्रंथ लिखा जो गरीबदास के जीवन पर आधारित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था। बहुत ही प्रसिद्ध एक ग्रंथ है, भाषा ग्रंथ है जिसका नाम है विचार सागर। हमसे पूछा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया था। आपके ऑप्शन है बाबा मेघनाथ, साधु निश्चल दास, योगी मेहर राय या महंत शिवनाथ। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा साधु निश्चल दास। साधु निश्चल दास जी ने ही विचार सागर नाम का जो ग्रंथ है वो लिखा था। निश्चल दास की अगर मैं बात करूं तो साधु निश्चल दास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भिवानी जिले में। भिवानी जिले का एक गांव है, गांव का नाम है कुंगड़। 1791 में इनका जन्म होता है कुंगड़ गांव में और ये जाट परिवार में इनका एक जन्म हुआ। दादू पंथ के ये अनुयायी थे। कौन से पंथ को अपनाया था इन्होंने, किस पंथ के अनुयायी थे, तो दादू पंथ के अनुयायी थे। बहुत महान कवि और संत हुए हैं। इन्होंने संस्कृत में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की जिनमें से विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, मुक्ति प्रकाश ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बहुत सारे अनुयायी थे। राजस्थान के बूंदी के राजा हैं राजा राम सिंह, वो भी इनके अनुयायी थे साधु निश्चल दास के। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर था साधु निश्चल दास जिन्होंने ग्रंथ विचार सागर की लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये कथन किसका है? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, श्री राम शर्मा, नेकीराम शर्मा या चौधरी छोटूराम। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा नेकीराम शर्मा। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, इसका संबंध श्री नेकीराम शर्मा जी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थी। इन 15 महिलाओं में शामिल एकमात्र हरियाणवी महिला कौन थी? देखिए, जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें कुल टोटल जो थी वो 15 महिलाएं थी। उन 15 महिलाओं में से एक महिला हमारे हरियाणा की थी। हमें बताना वो महिला कौन थी। आपके ऑप्शन है शन्नो देवी, चंद्रावती, सुचेता कृपलानी या सुषमा स्वराज। तो राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से था। ये हरियाणा के अंबाला जिले की रहने वाली थी और संविधान सभा की हरियाणा से एकमात्र महिला थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। बाद में जाके ये हरियाणा की पहली महिला भी है जो बाद में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी, जाके उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री रही थी। संबंध कहां से है? अंबाला से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ? ऑप्शन है BN चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला, जयलाल हाथी, सरदार HS बराड़। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती ऐसे राज्यपाल थे जिनका जो निधन हुआ वो राज्यपाल के पद पर रहते हुए हुआ, यानी कि जिस समय इनका निधन हुआ उस समय ये राज्यपाल थे। और आप जानते होंगे हरियाणा में सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल जो राज्यपाल के पद पर रहा है वो भी किनका रहा है? BN चक्रवर्ती का रहा है। और ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने लगभग 3 साल तक, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बाद इन्होंने 3 साल तक प्रतिदिन की सैलरी पे पर डे के हिसाब से इन्होंने राज्यपाल के पद पर कार्य किया था। और हरियाणा में सबसे लंबा जो कार्यकाल माना जाता है राज्यपाल का वो भी किसका है? BN चक्रवर्ती का। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्यपाल के नाम पर हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है? ऑप्शन है AR किदवई, श्री मुजफ्फर हुसैन बरनी, GD तपासे या श्री बंडारू दत्तात्रेय। हमसे पूछा गया जो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी है वो इनमें से किस राज्यपाल के नाम पर पुरस्कार देती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री मुजफ्फर हुसैन बरनी। श्री मुजफ्फर हुसैन बरनी के नाम पर हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा बरनी पुरस्कार दिया जाता है। इनके नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बरनी पुरस्कार। तो राज्यपाल थे, हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, इन्हीं के नाम पर हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा एक पुरस्कार शुरू किया गया जिसे बरनी पुरस्कार कहा जाता है। तो राइट आंसर इज मुजफ्फर हुसैन बरनी। अगला है, हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री तीनों पदों पर काम किया है। इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहे और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे? ऑप्शन है पंडित भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास गुप्ता, श्री हुकम सिंह या इनमें से सभी। तो राइट आंसर है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं हरियाणा के जो जिन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री तीनों पदों पर काम किया है। तो राइट आंसर इज बनारसी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है 10, 12, 14 या 6। देखिए, संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया जो था 91 संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब भी कोई भी मंत्री जब बनाए जाएंगे तो टोटल जो कुल सदस्य होंगे उनका सिर्फ 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसलिए आज से अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में टोटल विधानसभा की सीटें हैं 90। इस हिसाब से तो हरियाणा में कुल मंत्री जो बन सकते हैं वो बन सकते हैं 14। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 90 टोटल विधानसभा है,
इसका अगर हम 15% निकालेंगे तो लगभग लगभग 13.5% के आसपास बनेगा, यानी कि 14 जो मेंबर हैं या 14 जो मंत्री हैं वो मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए हरियाणा में मंत्री परिषद में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 14। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, जो राज्य चुनाव आयोग होता है इसका काम होता है हरियाणा या राज्य के अंदर जो स्थानीय चुनाव होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव है, नगर परिषद का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है या नगर निगम के चुनाव है, इन चुनावों को करवाने का जो काम होता है वो राज्य चुनाव आयोग का होता है। हरियाणा में इसका गठन कब हुआ? ऑप्शन ए नवंबर 1993, नवंबर 1992, अक्टूबर 1993 या सितंबर 1993। राइट आंसर इज नवंबर, ऑप्शन नंबर ए नवंबर 1993। हरियाणा के अंदर चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था वो नवंबर 1993 में किया गया था। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, खालिस्तान हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। हिमालय और हरियाणा के जो मैदान है उनके बीच में एक कड़ी का काम इनमें से कौन करता है? ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां या टिपरा की पहाड़ियां। राइट आंसर इज मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की जो पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के जो मैदानी भाग है और जो हिमालय का जो पर्वतीय भाग है इनके बीच में कड़ी का काम करती है। तो राइट आंसर इज मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां किस जिले में मौजूद है? पंचकुला। कहाँ है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है मोरनी की पहाड़ियां। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोटा हिल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महेंद्रगढ़ जिले में, रेवाड़ी जिले में, पलवल जिले में या नूह जिले में। कोटा हिल्स काफी बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो कोटा हिल्स हैं ये मौजूद है हरियाणा के नूह जिले में। नूह जिला जिसे पहले मेवात के नाम से जाना जाता था, इसी जिले में मौजूद है कोटा हिल्स। और किस पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है कोटा हिल्स? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है उसका एक हिस्सा है कोटा हिल्स, और ये कहाँ मौजूद है? नूह जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस रेखा के उत्तर में 300 मील उत्तर में हरियाणा स्थित है? ऑप्शन है ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। देखिए, जो ग्रीनविच रेखा होती है ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है जिससे जो टाइम जो है वो उसको डिनोट किया जाता है। भूमध्य रेखा आप सब जानते होंगे, 0 डिग्री की रेखा है, अक्षांश रेखा बोल सकते हो इसे, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पे होती है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे होती है। कहाँ होती है? उत्तरी उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है 23.5 डिग्री पे वो होती है अक्षांश रेखा। और मकर रेखा होती है सेम 23.5 डिग्री पे ही होती है, लेकिन कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो हरियाणा है वो किस रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इस रेखा से जो हमारा हरियाणा है वो लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा के हरियाणा जो है वो 300 मील उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? देखिए, हरियाणा राज्य के अंदर जो भी नदी, नाले या पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं, हमसे पूछा गया है कि भूगर्भिक कौन से भूगर्भिक काल में इनका जो निर्माण है वो हुआ है। ऑप्शन है मेसोजोइक काल, पैलियोजोइक काल, सोनोजोइक काल या जुरासिक काल। राइट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी, सोनोजोइक काल। कहा जाता है कि सोनोजोइक काल में हरियाणा राज्य में जो भी नदी, नाले या पहाड़ जो मिलते हैं, जो पाए जाते हैं, उनका निर्माण सोनोजोइक काल में हुआ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला में एक विलुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है, विलुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। कौन सा ज्वालामुखी ये हमसे पूछा है? ऑप्शन है मोरनी हिल्स या डोसी पहाड़ी या तोसाम की पहाड़ी या शिवालिक की पहाड़ी। राइट आंसर डोसी पहाड़ी। डोसी पहाड़ी जो कि महेंद्रगढ़ जिले में पड़ती है, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है डोसी की पहाड़ी। महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद है डोसी की पहाड़ी,
और ये पहाड़ी भी कौन सी पर्वत श्रृंखला की शाखा है? अरावली। ये पहाड़ी भी अरावली पर्वत श्रृंखला की शाखा है। हमसे पूछा गया है था कि एकमात्र जो विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर पर एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है, और वो कहाँ है? दोषी की पहाड़ी में। विलुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो विलुप्त हो चुके होते हैं, जिनके फटने के चांस नहीं होते, जो डेड हो चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कैथल नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान खालिस्तान कहलाते हैं। सॉरी, घग्गर नदी द्वारा। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कैथल, खादर, बेट या नैली। तो राइट आंसर हो जाएगा नैली। घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदानों का निर्माण किया जाता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है? हरियाणा से जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरती है, इसका जो दक्षिणी छोर है वो कहाँ, किस राज्य में जाके समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, झारखंड या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज गुजरात। हमारे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका जो दक्षिणी छोर कहाँ तक पहुंचता है? गुजरात तक पहुंचता है। गुजरात में जाके ये समाप्त हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है, इंदौरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? इंदौरी पहाड़ी, ऑप्शन है मेवात जिला, पलवल जिला, रेवाड़ी जिला, महेंद्रगढ़ जिला। राइट आंसर इज मेवात जिला। इंदौरी पहाड़ी कहाँ मौजूद है? मेवात जिला में। मेवात के अंदर है इंदौरी पहाड़ी, और ये भी कौन सी पर्वत श्रृंखला की शाखा है? अरावली पर्वत श्रृंखला की शाखा है। जैसे मोरनी हिल्स है, वो हिमालय पर्वत श्रृंखला की शाखा है, शिवालिक की शाखा है, शिवालिक रेंज की। इसी तरीके से जो इंदौरी पहाड़ी है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला की एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। डॉक्टर जसबीर राठी ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा के कितने भागों में बांटा है? ये बनता है, ये यहाँ मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ आएगा बांटा है। बांटा है भाई, एक जोग्राफर हुए हैं जिन्होंने हरियाणा के की जोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर एक बुक लिखी, जिसका नाम है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इसमें हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 4, 5, 7 और 8। तो राइट आंसर इज 8। जसबीर राठी के द्वारा हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु है कौन सी? हरियाणा की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय प्रकार, उपोषण, ऑप्शन बी उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, ऑप्शन सी अल्पार्द्र शीतोष्णीय प्रकार, या ऑप्शन डी अल्पार्द्र उपोष्णीय प्रकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। हरियाणा की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? उपोष्णीय है, शुष्क है और महाद्वीपीय प्रकार की। देखिए, उपोष्णीय का मतलब उष्ण और शीतोष्ण के बीच की, शुष्क मतलब ड्राई, जो सूखी हो, जिसके अंदर नमी की कमी हो, और महाद्वीपीय प्रकार यानी महाद्वीपों में बहने वाली हवा जो है, वो जलवायु जो है हरियाणा की है। तो कुल मिला के हरियाणा की जलवायु कैसी हो जाएगी? उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हो जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? देखिए, हरियाणा के अंदर जो मोस्टली जो बारिश होती है वो मानसून के समय में होती है। मोस्टली जून से लेके सितंबर के जो 3 महीने होते हैं, इनके बीच में बारिश होती है। हमसे पूछा गया कौन सी हवा जो है वो हरियाणा में बारिश करती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून हवाएं, या उत्तर पश्चिमी मानसून हवाएं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। जो दक्षिण पश्चिम दिशा से जो हवाएं चलती हैं, ये हरियाणा के अंदर जून और सितंबर के बीच में बारिश के लिए उत्तरदायी हैं, या दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं से ही हरियाणा में जून और सितंबर के बीच में बारिश होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? टांगरी नदी जो कि घग्गर नदी की सहायक नदी है, हमसे पूछा गया है ये अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? ऑप्शन है कालका, अरावली, चंडीगढ़ या अम्बाला। तो राइट आंसर इज कालका से। कालका इज द ओरिजिन ऑफ टांगरी नदी। टांगरी नदी कहाँ से अपनी यात्रा शुरू करती है भाई? कालका से। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? तो गुड़गांव नहर, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर या पश्चिमी यमुना नहर। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जो जिस हरियाणा की जीवनदायिनी कहा जाता है, ये पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन और सबसे मुख्य नहर मानी जाती है।
आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किस झील का उल्लेख या इस झील का उल्लेख अल-बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है? तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं भाई। सबसे पहला तो किताब उल हिंद जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर इज अल-बरूनी। हम उसके बाद अल-बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में हरियाणा किस झील का निर्माण का वर्णन किया है? हमें बताना वो कौन सी झील है। ऑप्शन है अथिनी कुंड का, ब्रह्म सरोवर का, करनाल झील का या सूरज कुंड का। राइट आंसर इज ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर जो कि कहाँ मौजूद है, आप सब जानते होंगे कहाँ मौजूद है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में मौजूद है। और इस ब्रह्म सरोवर झील का जो वर्णन है वो अल-बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद के अंदर किया है। तो ये थी दोस्तों आज की टॉप 25 क्वेश्चन की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आपके जितने भी क्वेश्चन ठीक हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते आप तो वीडियो हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा, तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।